क्या हो अगर मैं कहूं कि हिंदी शायद भारत की बहुसंख्यक भाषा नहीं है? और क्या हो अगर यह भी सच हो जिस 43.6% आंकड़े का अक्सर हवाला दिया जाता है वह पूरी कहानी नहीं बताता? यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है। यह निष्कर्ष तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट से आता है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने की है। और इस रिपोर्ट की सिफारिशें भारत की भाषा बहस को नए सिरे के परिभाषित कर सकती है। आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार हूं और आपका स्वागत है द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। हमारे 147 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि हम आपके लिए एक एपिसोड हिंदी में लेकर आए हैं। सोच यह है कि तमिलनाडु के सबसे अहम मुद्दों को हिंदी में आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बैठे दर्शक भी दक्षिण के इस राज्य को बेहतर तरीके से समझ सके। आज हम यूनियन स्टेट रिलेशंस कमेटी की रिपोर्ट के भाषा अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। यह बहस तमिल बनाम हिंदी नहीं है, यह बहस है संविधान क्या कहता है, हिंदी के आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं और क्या अंग्रेजी की स्थिति सुरक्षित, और क्या भारत की भाषा नीति को पूर्ण विचार की जरूरत है। यह रिपोर्ट 3 स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। हम अक्सर सुनते हैं 43.6% भारतीय हिंदी बोलते हैं। यह आंकड़ा 211 की जनगणना से आता है, लेकिन समिति प्रसिद्ध भाषाविद GN डेवी का हवाला देती है। उनके अनुसार 53 स्वतंत्र भाषाएं जैसे कि भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मगही, अवधी को हिंदी की बोलियों मानकर जोड़ दिया गया है। इन भाषाओं की अपनी व्याकरण है, अपना साहित्य है, करोड़ों बोलने वाले हैं। यदि इन्हें अलग गिना जाए, हिंदी का प्रतिशत लगभग 25 रह जाता है, यानी 4 में 3 भारतीय हिंदी नहीं बोलते। तो क्या हिंदी को भारत की स्वाभाविक राष्ट्रीय भाषा कहना तत्वात्मक रूप से सही है? यही प्रश्न इस रिपोर्ट उठाती है। एक तर्क दिया जाता है, हिंदी सीखो, नौकरी में काम आएगी। लेकिन जनगणना के सूक्ष्म आंकड़ों बताते हैं कि 62% भारतीय कभी प्रवास नहीं करते, 85% अपने ही जिले में रहते हैं और 95% अपने ही राज्य में रहते हैं। यदि बात करें अंतर राज्यीय प्रवास की तो 5% से कम है, और इसके ऊपर प्रवास का बड़ा हिस्सा हिंदी राज्यों से दक्षिण और पश्चिम की ओर है, न कि उल्टा। इसका मतलब है कि भारत का सामाजिक और आर्थिक जीवन मुख्य रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होता है। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी देती है। जहां भाषा थोपी गई वहां असंतोष पड़ा, और जहां समानता दी गई वहां स्थिरता आई। एकता एकरूपता से नहीं, समान संबंध से आती है। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण तत्व को। भारत का संविधान हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं करता है। अनुच्छेद 343 यानी कि आर्टिकल 343 कहता है कि हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी को 1965 तक हटाया जाना था, लेकिन हिंदी तोपने के विरोध के बाद उसी को 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम लाया गया था। आज अंग्रेजी उसी कानून के कारण बनी हुई है, लेकिन वह संवैधानिक रूप से स्थायी नहीं है। अब ये जो कुरियन जोसेफ की समिति है, ये सुझाव देता है कि अंग्रेजी को संविधान में स्थायी दर्जा दिया जाए और 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल की भाषाएं को संघ स्तर पर अधिक मान्यता दी जाए। यह किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि संघीय संतुलन के पक्ष में है। अब देखिए कि 3 भाषा के जो सूत्र है, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो तो 1968 से लागू है, लेकिन जो 211 की जनगणना बताती है उसे देखिए आप। सिर्फ 7% भारतीय 3 भाषाएं जानते हैं, और मुख्य हिंदी राज्यों में यह 2% से भी कम है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 दिखाता है कि छात्र अपनी पहली भाषा और अंग्रेजी दोनों में कमजोर हैं। ऐसे में तीसरी भाषा जोड़ना गुणवत्ता से अधिक प्रतिकृत हो जाता है।
समिति बोलती है कि कमजोर त्रिभाषावाद यानी कि ट्राइलिंगुअलिज्म के बजाय आप मजबूत बाइलिंगुअलिज्म का सुझाव देती है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी जैसे तमिलनाडु में लागू है, तीसरी भाषा जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए। समिति की सिफारिश बहुत स्पष्ट है। वो बोलते हैं कि अंग्रेजी को संवैधानिक सुरक्षा दीजिए, सभी भाषाओं को समान रूप से सम्मान दीजिए, भाषा तोपने की संभावना को बिल्कुल हटाइए और एक राष्ट्रीय भाषा आयोग की स्थापना करना चाहिए। ये जो सुझाव है ये हिंदी विरोध सुझाव नहीं है। हिंदी भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन भारत की शक्ति उसकी विविधता है। असल प्रश्न हिंदी बनाम तमिल की नहीं है, लेकिन असल प्रश्न है क्या भारत की एकता समानता पर आधारित होगी या एकरूपता पर। अगर भारत सचमुच एक भाषाई सभ्यता है तो उसकी नीति भी उसी विविधता को प्रतिबंधित करना चाहिए। आपको अलविदा कहने से पहले 1 मिनट, जैसे कि हमने प्रयत्न किया कि हिंदी में आपको जानकारी दिया जाए, ऐसे हमारा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तमिल सीखिए। तो शुरुआत करते हैं एक शब्द से, वणक्कम। वणक्कम माने नमस्कार, और जब हम बोलते हैं नंड्री वणक्कम उसका मतलब है धन्यवाद। यकीन करते हैं कि ये जो नया रिश्ता शुरुआत हुई है ये जुड़ी रहेगी और आपसे फिर से एक बार हम मिलेंगे। हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट्स में बता दीजिए और जो सुधरना है वो सुधारेंगे हम। थैंक यू।